अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फराज अहमद और वेलकम टू एनएस कम्पिटिटिव हब, जहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट फिलोसफर्स द अरिस्टोटल। तो बड़ी डिटेल में हमने प्लेटो को पढ़ा येस्टरडे और हमने जो देखा कि कैसे प्लेटो ने जो है आइडियलिस्टिक फ़िलासफ़ी को जो है प्रमोट किया इन द वर्ल्ड और बताया कि हर चीज़ के अंदर आइडियलिज्म जो है ज़रूरी है। और यहीं से हम कहते हैं कि प्लेटो इज़ द यूटोपिया टू एंड ऑल यूटोपियाज। एक ऐसी आइडियल वर्ल्ड है जो बाकी तमाम आइडियल वर्ल्ड्स को ख़त्म कर देती है। अच्छा, इसमें प्लेटो की हमने जब डिस्कशन की तो वहाँ पे हमने एलिगेरी ऑफ केव और मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइंस जो है वो डिस्कस नहीं की, बिकॉज दैट आर नॉट द पॉलिटिकल फिलोसफीज ऑफ प्लेटो और दीज आर द फिलोसफीज ऑफ प्लेटो, ठीक है, रिगार्डिंग द मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। तो अगर कोई कैंडिडेट जो है वो इंटरेस्टेड है कि वो जाकर उनको पढ़े, क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे कहा कि सर वो एलिगेरी ऑफ केव और मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन्स और थ्योरी ऑफ लॉजिक जो है फॉर्म्स जो है वो पढ़ा दें। तो मैंने कहा वो फिलोसफी वाली जो हमारी प्ले लिस्ट है उसमें एज अ फिलोसफर जब हमने प्लेटो को पढ़ा है तो वहाँ पर वो मौजूद है। इट हैज़ नो लिंक विद द पॉलिटिकल साइंस। तो अगर कोई बच्चा अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ना चाहता है या फिलोसफी के तौर पे पढ़ना चाहता है, ही कैन गो देयर। तो नेक्स्ट जो हमारा फिलोसफर है दैट इज़ अरिस्टोटल। अरिस्टोटल को बच्चों हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो सेकंड ग्रीक फिलोसफर्स हैं who is also the student of the Plato, तो how he managed to give different philosophies and why Aristotle is regarded as the father of the political science। जबकि हमारा फर्स्ट फिलोसफर जो है वो प्लेटो है, उसके उसके जो उस्ताद मोहतरम है माशाल्लाह सोक्रेटिस, वो भी बहुत ही जाने माने जो है वो इंटेलेक्चुअल थे अपने दौर के। तो वाई अरिस्टोटल इज स्पेसिफिकली कंसिडर एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो अरिस्टोटल जो है वो पैदा हुआ 384 BCE के अंदर, बिफोर कॉमन एरा। तो या BC बिफोर क्राइस्ट। द BC हैज़ बिकम द BCE बिफोर कॉमन एरा, इट हैज़ बिकम बिफोर कॉमन एरा एंड CE कॉमन एरा। तो अरिस्टोटल जब पैदा हुए तो अगेन वही हालात हमारे थे जो प्लेटो के तौर पर थे। प्लेटो एक यंग एंथुजियास्ट के तौर पे ग्रीक के अंदर, एथेंस के अंदर काम कर रहे थे। प्लेटो जब पैदा हुए तो उन्होंने भी उसी चीज़ को, उसी ट्रेंड को फॉलो किया और प्लेटो से बहुत ही इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने उसकी शागिर्दी जो है वो हासिल की। और ही हैज़ बीन कंसीडर्ड एज द ग्रेटफुल फिलोसोफर बट अनग्रेटफुल स्टूडेंट, बिकॉज वाई इज दैट सो। ये ऐसा नहीं था कि अरिस्टोटल की कोई लड़ाई थी प्लेटो के साथ या उनकी कोई मतलब कि ऐसी आपस में टसल थी, नथिंग लाइक दैट। प्लेटो और अरिस्टोटल दोनों एक ही जगह पर बैठ के डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया करते थे, डिस्कोर्सेज किया करते थे, मुकालमात किया करते थे, डायलॉग्स किया करते थे और इन दोनों का बहुत ही अच्छा कोहेरेंस था एक दूसरे के साथ। बट व्हेन प्लेटो डाइड तो उसके बाद जो है वो अरिस्टोटल उस अकेडमी में ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सके एंड मूव्ड अवे फ्रॉम दैट अकेडमी, बिकॉज वो कहते थे कि मेरे पास कोई इतना इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं है जिसके साथ मैं बैठकर डायलॉग्स जो है वो कर सकूँ। So he moved to different part of the world and Aristotle remained the president of the teacher of the great Alexander the Great। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आज़म के जो है उस्ताद मोहतरम भी अरिस्टोटल ही थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है अपनी एकेडमी बनाई। इनकी एकेडमी का नाम लाइसियम था, जहाँ पर डिफरेंट तरीक़ों से जो है चीज़ों को डिस्कस किया जाता था, डिस्कोर्सेज किए जाते थे, चीज़ों को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर लेकर जाया जाता था। एंड वाई इज़ ही नोन एज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि जितना भी काम इस दुनिया के अंदर इनिशिएट किया द क्रेडिट गोज टू द अरिस्टोटल। मतलब कि उन्होंने हमें लॉजिक जो है उसका जो है फाउंडिंग स्टोन दिया। नो डाउट आगे आने वाले वक्तों के अंदर जो लॉजिक है, लॉजिक की जो डोमेन है फिलोसफी की, वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई, लेकिन जो इंसेप्शन है लॉजिक का कि हाउ टू लॉजिकली थिंक, व्हाट इज़ लॉजिक, वो हमें अरिस्टोटल ने दिया। उसके बाद हमें एक आइडियल वर्ल्ड की तरफ लेके जाने के बजाय एक रैशनल वर्ल्ड की तरफ, एक रियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ उन्होंने हमें लेकर कैसे जाना है और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को कैसे ठीक करना है, वो सारी बातें उन्होंने हमें बताई। उसके बाद उन्होंने जो है हमें बताया कि कैसे डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं दुनिया के अंदर, उनके क्या नैरेटिव्स हो सकते हैं, किस तरीके से जो है वो हमें चेंज कर रही होती हैं, हमारे नैरेटिव को टेम एंड ट्रेन कर रही होती है और कैसे हमने एक अच्छी स्टेट का जो है इंसेप्शन करनी है दुनिया के अंदर। तो ये सारी बातें जब हम होलिस्टिकली देखते हैं तो अरिस्टोटल ने जितना काम किया, फिर मैथमेटिक्स के अंदर, एस्ट्रोनॉमी के अंदर, कॉस्मोलॉजी के अंदर, मेटाफिजिक्स के अंदर, ऑन्टोलॉजी के अंदर, टेलियोलॉजी के अंदर, हर डोमेन ऑफ द फिलॉसफी के अंदर उन्होंने काम किया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अरिस्टोटल इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस।
तो यहाँ पर हमने बताया कि 384 BCE के अंदर जो है अरिस्टोटल पैदा हुए, और यहाँ पर उन्होंने अरिस्टोटल प्लेटो के साथ अपनी जो है वो कोलेशन बनाई। जब उनकी डेथ हो गई तो जनाबे वाला उन्होंने जो है ही मूव्ड अवे एंड ही वॉन्डर्ड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वापस आए तो वहाँ पे लाइसियम बनाई अपनी एकेडमी, और वहीं पे अलेक्जेंडर द ग्रेट को उन्होंने 6 साल जो है उसको पढ़ाया। उसके बाद अलेक्जेंडर जो है उसके पास जब किंगशिप आ गई, ही एम्बार्क्ड ऑन द जर्नी ऑफ द सक्सेसेस टू कंकर द वर्ल्ड। तो उसके बाद जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है आपके मुल्तान तक आए, और मुल्तान में जो आपका खूनी बुर्ज है यहाँ पर इनकी लड़ाई हो रही थी जो है उस वक्त के रूलर के साथ। तो यहाँ पर इनको जहर का तीर लगा जिसकी वजह से डेथ हुई। अब कहा यह जाता है कि देयर वाज अ कंट्रोवर्सी कि आपके अरिस्टोटल का हाथ था अलेक्जेंडर को द ग्रेट को जो है उसको मरवाने में, और जब उनको जहर का तीर लगा और वो अपने लास्ट सांसें ले रहे थे तो उनको एग्जाइल भी कर दिया गया अरिस्टोटल को फ्रॉम द लाइसियम एंड एज वेल एज फ्रॉम द एथेंस। और उसके 1 साल बाद ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स आपके अरिस्टोटल की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे हमने जो बुक देखनी है वो द पॉलिटिक्स है, जो द फेमस बुक ऑफ द अरिस्टोटल द पॉलिटिक्स। और यहीं से इसी बुक के अंदर से जो है उन्होंने हमें सारी फिलॉसफी जो पॉलिटिकल साइंस की फ़िलासफ़ी है वो दी है। और इस बुक के बेसिकली 8 पार्ट हैं, और इन 8 पार्ट्स के अंदर डिफरेंट तरीके से उन्होंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ को जो है वो डिकोड किया है। और इसी तरीके से हम जब मुस्लिम फ़िलासफ़र्स को देखते हैं तो इब्न सीना ने जो है वो जब कमेंट्री लिखी है अपनी आपके अरिस्टोटल के ऊपर, तो उन्होंने भी उन्हीं 8 पार्ट के ऊपर सेपरेटली 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स जो है वो एक्सप्लेन किए, एलेबोरेट किए बड़े डिटेल के अंदर। तो यहाँ पर अरिस्टोटल की अर्ली लाइफ को जानने के बाद, ये मैं बातें क्यों बताता हूँ क्योंकि इनमें से कुछ बातें आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के अंदर लिखनी होती है, फिर एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल आइडिया हो जाता है आपको कि बेसिकली हम चीज़ पढ़ क्या रहे हैं और हम किस दौर की बात करें और उस दौर में चीज़ें कैसे टेम एंड ट्रेन हुआ करती थी। तो यहाँ पर जिस तरह हमने प्लेटो की बेसिस पढ़ी थी फिलॉसफी की, अरिस्टोटल की भी बेसिस है फिलॉसफी की, एंड देयर आर 3 बेसिस ऑफ फिलॉसफी ऑफ द अरिस्टोटल। तो सबसे पहले है जस्टिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जिस तरह हमारे प्लेटो ने जो है वो हमें कॉन्सेप्ट दिया था कि आपको जितने भी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब को ख़त्म करके नए इंस्टीट्यूशंस जो हैं बनाने पड़ेंगे, मतलब आपको एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा, एक आइडियल इंस्टीट्यूशंस आपको बनाने पड़ेंगे। द अरिस्टोटल वाज नॉट अ मेजर प्रोपोनेंट ऑफ दैट आइडियलिज्म। वो कहता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आपने क्या करना है, आपके जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर चाहे किंगशिप का है, चाहे और कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जिस तरह आज की अगर हम बात करें जुडिशरी है, हमारा FIA है, FBR है, हमारा स्टेट बैंक है, ये हमारे सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर आपको इन नेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई मसला नज़र आता है तो आपने प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ इनके मसाइल को हल करना है और उनको बेटरमेंट की तरफ जाना है कि वो बेटर जो है वो फंक्शंस जो हैं परफॉर्म कर सकें, ना कि ये कि आप उनको ख़त्म करके उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, नई तरीके से उनको इंसेप्शन दें। तो दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। और कहीं ना कहीं अगर मसला एक बंदे में है तो बंदे तो सेम है, तो उन बंदों में वो मसला रहेगा ही रहेगा। तो द फर्स्ट बेसिस ऑफ फिलॉसफी इज his justification of the existing institutions, number 1. Number 2, reality in the concrete and not in the ideal। वो कहता है कि जो प्लेटो था, प्लेटो ने जो है सारी फिलॉसफी दी आइडियलिज्म की, कि परफेक्शन की तरफ कैसे जाना है, हमने जस्टिस को आइडियल बनाना है, एजुकेशन को आइडियल बनाना है, फिलॉसफर किंग आइडियल होना चाहिए, हर स्पेशलाइज वर्किंग। वो कहते हैं यार इस तरह पॉसिबल नहीं है। बात यह है कि हम जो आप जो सोच रहे हो दैट इज़ जस्ट अ थॉट, चीज़ें जो है वो रियलिटी के अंदर डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ही इज़ द रियलिस्ट। एरिस्टोटल वाज अ रियलिस्ट। तो ये कहता था कि रियलिटी को आप परसीव करो, हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वही रियल है। हम जो हमारी जो वर्ल्ड ऑफ सेंसेस है दैट इज़ द ओनली रियल वर्ल्ड, इसके अलावा कोई रियल वर्ल्ड नहीं है। और आप इस दुनिया में आए हो, इस दुनिया में आपने 4 दिन गुजारने हैं, उसके बाद जाना है। तो यहाँ पे जब आप हो तो यही आपकी असल दुनिया है, और इसी के मुताबिक आपने चीज़ों को समझना है, परखना है और उनको अंडरस्टैंड करना है। दिस इज़ द सेकेंड, मतलब कि रियलिटी इन द कंक्रीट नॉट इन द आइडियल। द थर्ड इज द बेसिक प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन मीन। इसको यूडेमोनिया भी कहते हैं, द यूडेमोनिया ऑफ अरिस्टोटल, कि गोल्डन मीन के अंदर अरिस्टोटल हमें बात करते हैं कि वो ही डजंट बिलीव इन द एक्सट्रीम ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, के मतलब ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट समथिंग लाइक ऑर्थोडॉक्स और द एक्सट्रीम, इट हैज़ समथिंग मीडियोकरली, कि वो चीज़ों को दरमियाने जहन से भी सोच सकता है, लेके चल सकता है, और अप्रोप्रिएटेड मॉडरेट के वे के अंदर अगर वो चीज़ों को लेकर चले तो थिंग्स विल बी बेटर फॉर द ह्यूमन काइंड एंड सब्सिक्वेंटली फॉर द वर्ल्ड।
तो ये तीन बेसिस हैं हमारे फिलोसफर अरिस्टोटल की, जिनकी बेस के ऊपर उन्होंने आगे अपनी सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है कामयाब रखी, उसकी बुनियाद रखी। अगर हम पेपर के हवाले से देखें बच्चों, तो पेपर के अंदर जो ज़्यादातर मोस्ट रिपीटेड जो सवाल है अरिस्टोटल का, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ द स्टेट और द डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट डन बाय द अरिस्टोटल। तो वो ये सवाल वो बार बार बहुत ज़्यादा पूछता है कि 6 टाइप्स की जो गवर्नमेंट के अंदर आपकी अरिस्टोटल ने डिवीजन किया आपकी स्टेट को, वो बता दो। उसके बाद हमने बहुत कम देखा कि या तो वो जस्टिस के ऊपर देता है या फिर वो स्लेवरी की जस्टिफिकेशन के ऊपर आपको सवाल दे सकता है। ये 3 मेजर प्रोपोनेंट थ्योरीज हैं आपके अरिस्टोटल की, कि उसमें से कुछ भी वो पूछ सकता है पेपर के अंदर। मोस्ट रिपीटेडली हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पूछता है। तो यहाँ पे हमने फेमस बुक देख ली, द पॉलिटिक्स इज द बुक, फेमस बुक ऑफ द अरिस्टोटल, जिसके अंदर उन्होंने अपनी सारी पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो एनश्राइन की। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारी जो पहला कॉन्सेप्ट है आपके अरिस्टोटल का, दैट इज़ द स्टेट। कि स्टेट क्या होती है, उसने कहा नेचर ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, तो कहते हैं स्टेट वो है जहाँ पर लोग जो हैं बाहमी मुशावरत के साथ रहें, अपने ऊपर जनाबे वाला वो कोई रूलर जो है वो अटेन कर लें। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल मैन इज़ मैन इज़ अ political animal and he destined by nature for a state life। के man is a political animal and he is destined by nature to live in a state life। state की लाइफ के अंदर जीना ही इंसान का असल मकसद है, जो कि नेचर भी उसको कंपेल करती है। और यहीं पे ही आपका पॉलिटिकल कोमोनिया, KOIMONIA, पॉलिटिकल कोमोनिया का कॉन्सेप्ट जो है वो अरिस्टोटल देता है कि आपकी जो स्टेट है दैट इज़ द यूनिटी ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज़। डिफरेंट सोसाइटी मिलकर यूनियन बनाकर एक स्टेट बनाती हैं। अब जो वो यूनियन बनी है उसका काम है कि वो एक्टिवली फंक्शन करे ताकि वो अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी जो है उसको परसूट करे, कॉमन गोल्स को, कॉमन एम को परसूट कर सके, और उनकी जो ट्रेनिंग ऐसे की जाए जो उनको लीड करें टू जॉइन इन अ सिंगल नेशनल एंटिटी। ठीक है, तो ये आपकी नेचर है, ये आपकी स्टेट है नेचर की। कि नेचर क्या है, वो बेसिकली आपको बताती है कि आपने डिफरेंट सोसाइटीज़ ने मिलकर कैसे रहना है और कैसे एक कॉमन गोल को जो है वो परसू करना है। उसके बाद अगर हम बात करें द डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट, द डिवीजन ऑफ द स्टेट्स डन बाय द अरिस्टोटल, तो उसके अंदर वो डिवाइड करता है आपके स्टेट को 6 मेजर टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स के अंदर। वो कहता है, अच्छा ये 6 भी जो हैं दीज आर द ऑफशूट्स ऑफ द 3 मेजर टाइप्स। वो कहता है एक स्टेट के अंदर 3 तरह की हुकूमत हो सकती है। ठीक है, या तो हुकूमत होगी एक बंदे की गवर्नमेंट, या रूल बाय वन, या फिर गवर्नमेंट होगी आपके कुछ लोगों की, अ फैमिली की, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल और गवर्नमेंट बाय अ फैमिली। उसके बाद है गवर्नमेंट होगी ज़्यादा लोगों की, गवर्नमेंट बाय मैनी, रूल बाय मैनी। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के जो हैं बंदे रूल कर सकते हैं एक स्टेट के अंदर। या तो एक बंदा रूल करेगा, या एक फैमिली रूल करेगी, या ज़्यादा बंदे रूल कर सकते हैं। अब ये 3 बंदे रूल कर रहे हैं तो इन हर एक की जो है वो पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। अगर अच्छा रूल करेंगे तो प्योर फॉर्म, अगर बुरा रूल करेंगे तो परवर्टेड फॉर्म। तो हर की अगर मतलब कि रूल बाय वन, रूल बाय फ्यू, रूल बाय मैनी, इन तीनों की फिर आगे 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, प्योर फॉर्म एंड परवर्टेड फॉर्म। अब रूल बाय वन जो है मतलब एक बंदा रूल करेगा, ही इज़ ऑल इन ऑल ऑफ द स्टेट, ही इज़ द सॉवरन, ही हैज़ ऑल द पावर ऑफ द सोवरेंटी, जो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ा कि सोवरेंटी क्या होती है, उसकी पावर्स, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स सारी। तो ये सारी चीज़ें उसके इस वाले सॉवरन के अंदर जो है वो मौजूद होंगी। और यहाँ से क्या होगा कि हमारी 2 टाइप्स जो हैं, 2 ऑफशूट्स निकलेंगी। नंबर 1 इज़ मोनार्की, नंबर 2 इज़ टायरनी। कि अगर अब ये एक बंदा अच्छा रूल कर रहा है, he is pursuing the national interest, he is pursuing the social welfare, he is working for the betterment of the society, he has no personal interest, तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे this is the monarchy, good form of the rule by one। ठीक है, सेकेंड एंड के ऊपर क्या है, अगर वही एक बंदा अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जो है परसू करने लग जाएगा, कॉमन गोल्स जो है वो अपने परसू करने लग जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रेशन को जो है वो साइड लाइन कर देगा, और उसका टोटल जो है वो मकसद होगा पावर अटेनमेंट, तो दिस इज नोन एज द टायरनी। ठीक है, जुल्म। तो यहाँ पे अगर एक बंदा रूल कर रहा है, तो उसकी 2 टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1 इज मोनार्की, दैट इज द प्योर फॉर्म, एंड नंबर 2 इज द टायरनी, दैट इज द परवर्टेड फॉर्म। ये हो गई 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट गिवन बाय द प्लेटो। अगली 2 टाइप्स हैं रूल बाय फ्यू और अ रूल बाय अ फैमिली। इसमें क्या होगी वो बात करता है, इससे 2 फॉर्म्स होंगी, इसकी भी एक प्योर फॉर्म होगी, एक परवर्टेड फॉर्म होगी।
वो कहता है कि अगर हमारा जो रूल बाय फ्यू है, एक फैमिली है या कुछ लोग हैं, 4-5-6 लोग जो आपस में रिलेटिव्स हैं लाजमी, वो रूल कर रहे हैं किसी स्टेट को, तो उसकी भी 2 टाइप्स हो सकती हैं, रूल बाय वन, रूल प्योर रूल और द परवर्टेड रूल। अगर प्योर रूल है तो उसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, इसको कहते हैं अरिस्टोक्रेसी, ARISTOCRACY, अरिस्टोक्रेसी। इसमें भी क्या है, वही मोनार्की वाली इंग्रेडिएंट्स हमें नजर आएंगी कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि ही विल बी परसुइंग द सोशल वेलफेयर, दे हैव द गुड मोरल वैल्यूज, दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, दे हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ वेल्थ, इनके पास पैसा भी है, मगर क्या बात है कि इनके पास अच्छे मोरल वैल्यूज़ भी हैं, एंड दे वुड बी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, टू अटेन द नेशनल इंटरेस्ट, टू अचीव नेशनल इंटीग्रेशन, एंड दे वुड साइडलाइन देयर पर्सनल इंटरेस्ट। तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम कहेंगे जो एक फैमिली रूल कर रही है, अच्छे मोरल वैल्यूज है, पैसा भी है उनके पास, बट दे आर डूइंग द गुड थिंग्स। तो दिस इज द प्योर फॉर्म ऑफ रूल बाय फ्यू एंड इट इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी। सेकेंड इनके ऊपर हमारे पास क्या है, इसी के परवर्टेड फॉर्म के अंदर, दिस इज द ओलिगार्की। तो ओलिगार्की, OLIGARCHY, ओलिगार्की के अंदर क्या होगा कि एक ही फैमिली होगी, ब्लड रिलेटिव्स होंगे, दे हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ मनी, दे हैव द एम्पल अमाउंट ऑफ वेल्थ, बट दे डू नॉट हैव गुड मोरल वैल्यूज, उनके पास अच्छे मोरल वैल्यूज नहीं होंगे। दे वुड बी देयर टू अटेन देयर पर्सनल इंटरेस्ट, they would not achieve national integration, they would sideline the issues of the citizens, and they would not be there to pursue the common goal of the society। ठीक है, वो अपने गोल्स के लिए काम करेंगे, और इस तरीके की जो स्टेट होगी उसके अंदर जो गवर्नमेंट इस तरह की काम कर रही होगी उसको हम कहेंगे दिस इज द ओलिगार्की, ओलिगार्क्स है। तीसरी जो हमारी टाइप है दैट इज द रूल बाय मैनी। अब रूल बाय मैनी की जब बात करता है अरिस्टोटल, तो यहाँ पे बताता है कि जो मैनी है ये क्या है, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये मिडिल क्लास के लोग हैं। मिडिल क्लास के लोग जो है वर्क करते हैं और अपने आप को इलेक्शंस के अंदर जो है प्रिवेल अटेन करवाते हैं, अपना एनरोल करवाते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग कि अब इस रूल बाय मैनी के अंदर ये मिडिल क्लास रूल करती है। ये मिडिल क्लास जो है, इनके मोरल वैल्यूज डिपेंड कर रहे होते हैं उनके ऊपर जो इनको इलेक्ट करेंगे। तो अगर एक मिडिल क्लास के अंदर पढ़ी लिखी अवाम को हक हासिल है वोट डालने का, आई रिपीट, अगर एक सोसाइटी के अंदर पढ़ी लिखी एजुकेटेड लिटरेट क्लास को हक हासिल है वोट डालने का, तो वो जब वोट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे रूलर्स, अच्छे मिडिल क्लास के लोग जो है विच हैव द आइडियोलॉजी, those who have the enthusiasm, who has the passion to achieve something good for the society, उन लोगों को इलेक्ट करेंगे। और वो लोग अल्टीमेटली जब अवानों में जाएंगे तो वहाँ पर जाके परसूट ऑफ द हैप्पीनेस करेंगे, परसूट ऑफ कॉमन गोल्स करेंगे, और वहीं से आपकी सोसाइटी जो है वो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। इस तरह की गवर्नमेंट को अरिस्टोटल कहते हैं दिस इज द पॉलिटी, POLITY, दिस इज पॉलिटी। क्लियर? उसके बाद इसी की परवर्टिव फॉर्म देखें कि अभी भी रूल बाय मैनी के अंदर मिडिल क्लास ही रूल करेगी, लेकिन यहाँ पे इशू क्या है कि यहाँ पे आप जो वोट डालने का हक देंगे वो सिर्फ लिटरेट क्लास को नहीं देंगे, बल्कि आप यहाँ पे वोट डालने का हक तमाम सोसाइटी के मेंबर्स को दे देंगे, यानी कि यूनिवर्सल सफरेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर प्रिवेल करेगा। किसी ने अगर पढ़ना है यूनिवर्सल सफरेज तो वो जा सकता है इलेक्शंस के लेक्चर के ऊपर, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, वहाँ पे क्या उनकी कॉनोटेशंस हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब जो मिडिल क्लास है वो जो मिडिल क्लास को वोट डालेगा, लेकिन यहाँ पर वोट डालने का हक सबको हासिल है। अब मसला क्या होता है कि हमने ये चीज़ देखी है, या अरिस्टोटल ने ये ऑब्जर्व की कि जहाँ पर ये वोट डालने का हक सबको अलाउ किया जाएगा, वहाँ पर जो लिटरेट क्लास है वो कम होगी, उसका फ्रैक्शन कम होगा, इलिटरेट सोसाइटी ज़्यादा होगी। अब जब सोसाइटी ज़्यादा है तो अब ये इलिटरेट है, इनके वोट ज़्यादा हैं, लिटरेट इतनी से तो इनके वोट कम है। दिस इज द 20% और 30 और 40%, दिस इज द 60%। तो ये 60% जब वोट करेगी किसी बंदे को तो उनके पास अकल और शऊर नहीं है, और जैसे कुरान भी कहता है, हमारा इस्लाम भी कहता है कि अकल वाले जो है वो जो इल्म रखते हैं और वो जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं, तो क्वेश्चन मार्क नो, नहीं हो सकते। तो इसी चीज़ को हमारा जो है अरिस्टोटल ने भी हाईलाइट किया कि आपकी जो अनपढ़ आवाम है, आपकी जो इलिटरेट क्लास है, वो जब वोट डालेगी तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वोट डालेगी। और यही काम हम पाकिस्तान में देते हैं, बिरयानी के पीछे, मोटरसाइकिल के पीछे, 5000 के पीछे जब वोट डाला जाता है तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो रूलिंग इलीट आती है, रूलिंग मिडिल क्लास आती है, वो दैट इज़ नॉट द एलिजिबल क्लास, वो कंप्रोमाइज होते हैं। वो आने के बाद फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट को परसूट करते हैं, जिसकी वजह से एक टोटल बिगाड़ पैदा होता है। और इस तरह की परवर्टेड फॉर्म ऑफ द रूल बाय मैनी को अरिस्टोटल ने नाम दिया डेमोक्रेसी। और अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द वर्स्ट फॉर्म
of government is democracy and the best form of government is polity. So this is all about the concept of the division of the government या division of the state given us by the Plato, Aristotle. यहाँ पे वो सारी बातें करते हैं कि सारी बात क्या है. अब यहाँ पे हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी, जब हम सवाल का जवाब लिख रहे होते हैं, हमने इनको कंटेम्प्रेरी टच देना होता है कि मोनार्की है तो किधर है, तो वी ऑल नो द मोनार्की इज इन मलेशिया, द मोनार्की इज इन सऊदी अरेबिया, द मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की इज इन यूके. तो इनकी आप एग्जांपल दे सकते हैं. ओलिगार्क्स से एग्जांपल दें तो पाकिस्तान कैन बी एन एग्जांपल ऑफ ओलिगार्क्स. यहाँ पे एक फैमिली ही रूल कर रही है, he has the wealth and do not have good moral values, whatever the thing is. तो पाकिस्तान की एग्जांपल, आप रशिया की एग्जांपल दे सकते हैं. अगर आपने पाकिस्तान को नहीं ग्रिल करना तो आप रशिया की एग्जांपल दे सकते हैं कि रशिया के अंदर जो है वो जनाबे वाला ओलिगार्क्स जो है वो रूल कर रहे हैं. उसके बाद हमारे पास बात आती है किस चीज़ की, हमारी अरिस्टोक्रेसी की. अरिस्टोक्रेसी जो है एक फैमिली रूल कर रही होगी. तो यहाँ पे हमारे पास कोई दुनिया के अंदर ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पर जो अरिस्टोक्रेट्स हैं वो रूल कर रहे हो, बट वी कैन विजुअलाइज अ स्टेट इन द इंडिया, द स्टेट ऑफ जूनागढ़, जहाँ के जो रूलर हैं वो एक फैमिली रूल कर रही है. दे हैव द गुड मॉरल वैल्यू एंड दे आर परसुइंग द इन कॉमन गोल ऑफ द सोसाइटी. इसकी अगेंस्ट हमारे पास जो है वो आती है, अबे यार कट करना पड़ेगा लेक्चर. मोनार्की के बाद हमारे पास आती है टायरनी. टायरनी की क्या है, वही हमारे पास ए रूल बाय वन बट इट हैज़ द बैड मोरल वैल्यूज़. तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एग्जांपल देंगे नॉर्थ कोरिया की, क्यूबा की एग्जांपल दे सकते हैं कि जहाँ पे किम जोंग ऊन जो है ही इज़ द ओनली वन रूलिंग द कंट्री और वही हैज़ द टायरानिकल वे ऑफ रूलिंग द कंट्री. तो यहाँ पर आप टायरानी के अंदर नॉर्थ कोरिया के एग्जांपल दे सकते हैं. देन हमारे पास आती है अरिस्टोक्रेसी. अरिस्टोक्रेसी का कोई हमारे पास दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पर जो है हम देखें कि एक फैमिली रूल कर रही हो और उनके गुड मॉरल वैल्यू, बट वी कैन गिव द एग्जांपल ऑफ द स्टेट ऑफ जूनागढ़, प्रिंसलेस स्टेट्स ऑफ जूनागढ़ विद इन द इंडिया, कि वहाँ पर एक ही फैमिली रूल कर रही है, प्रिंसलेस स्टेट है, इंडिपेंडेंट स्टेट है और उसके गुड मॉरल वैल्यूज है एंड इट इज़ परसू, इट एम टू परसू द कॉमन गोल ऑफ द सोसाइटी. उसके बाद हमारे पास आते हैं आपके ओलिगार्क्स. तो ओलिगार्क्स के अंदर एक फैमिली जो रूल कर रही हो, तो आप यहाँ पर रशिया की एग्जांपल दे सकते हैं, जो पीटन है इज द ओलिगार्क. पाकिस्तान की एग्जांपल भी किसी कॉनोटेशन में आ सकते हैं कि एक फैमिली जब रूल कर रही है, बट दैट इज़ नॉट द परमानेंट रूल. तो हम पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं देते, एक नेगेटिव इमेज हमने पोर्ट्रे नहीं करना पाकिस्तान का पेपर के अंदर. तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल तो जो देंगे वो रशिया की देंगे, दैट वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर इट. पॉलिटी भी हमारे पास दुनिया में कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हो रही, बट इफ़ यू टेक द एग्जांपल कि हम कॉनोटेशन को देखें और एग्जांपल देखें. कॉनोटेशन क्या है कि लिटरेट क्लास जो है वो वोट कर रही हो. तो यहीं पे हम देखें श्रीलंका की जो एस्टिमेटेड लिटरेसी रेट है वो मोर देन 96% है. तो वी कैन से दैट श्रीलंका इज़ अ सॉर्ट ऑफ पॉलिटी, कि वहाँ पे हर बंदा जो वोट दे रहा है वो अल्टीमेटली पढ़ा लिखा ही है. तो वो पॉलिटी के अंदर हम उसको रख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों को. और उसके बाद डेमोक्रेसी, एवरीवेयर इज़ डेमोक्रेसी. पाकिस्तान डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी, अमेरिकन डेमोक्रेसी, आप इनकी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इन डेमोक्रेसीज़ ने कैसे चीज़ों को जो है वो टेम एंड ट्रेन किया और आगे लेकर चले. तो दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन जो आता है हमारे सवाल के अंदर कि टाइप ऑफ गवर्नमेंट गिवन बाय द अरिस्टोटल. उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि व्हाट आर द स्लेवरी, द कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी एंड द प्रॉपर्टी गिवन बाय द अरिस्टोटल. तो हमें पता है प्लेटो ने कहा था कि जो स्लेवरी है उसके ऊपर उसने कोई इतनी एक्सटेंसिव गुफ्तगू नहीं की थी, बट लेकिन उसने कहा था कि स्लेवरी इज़ इमोरल और स्लेवरी जो है वो नहीं होनी चाहिए, लोगों को अपने काम जो है वो खुद परफॉर्म करने चाहिए. बट द अरिस्टोटल हैज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द रिगार्डिंग स्लेवरी, और यहाँ पे वो कहता है कि स्लेवरी इज़ जस्टिफाइड. अब यहाँ पे वो डिफरेंट आर्गूमेंट्स पेश करते हैं कि हाउ स्लेवरी इज़ जस्टिफाइड, और यहीं से हमारे पास सो भी होता है क्वेश्चन के हाउ अरिस्टोटल जस्टिफाइड द इशू द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी. तो यहाँ पे पहली जो बात की जाती है 6, 7, 8 हमारे पास आर्गूमेंट्स हैं हाउ ही जस्टिफाइड द स्लेवरी. तो पहला जो अरिस्टोटल है वो बात करता है कि स्लेवरी इज़ नेचुरल. मतलब कि आप खुद देखें नेचर के अंदर जो है, जो ग्रीस की स्टेट्स थी वहाँ पर जो है हाउस होल्ड के काम करने के लिए जो लोग हैं दे आर इंटेलेक्चुअली वीक. तो मतलब कि शुरू करता है अपने आर्गूमेंट्स को कि नेचर ने कुछ लोगों को इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनाया, कुछ को फिजिकली स्ट्रांग बनाया. तो जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं है उसके पास सोचने समझने की सलाहियत नहीं है, जबकि जो स्टेट का मामला है वो सोच समझ वाले लोग चलाते हैं. तो यहाँ पर कोई फिजिकली स्ट्रांग है तो उसको हम स्लेव बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि उसने हमारे सारे हाउस होल्ड के काम करने हैं और उसने हमारे चीज़ों को मैनेज करना है. तो वो नेचर ने जो है उसको जो है इंटेलेक्चुअली जब वीक बनाया, तो इसका मतलब ही इज़ बॉर्न एज अ स्लेव. तो स्लेवरी इज़ नेचुरल, नंबर 1. नंबर 2 वो बात करता है कि स्लेवरी सिक्योर्स एन अबेंडेंट लेयर,
कि आप जो है फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ अ फिलोसोफर, तो उसने ग़ुलाम रखना क्यों लाजमी है? क्योंकि ग़ुलाम जो है उसके सारे काम करेगा, घर की सफाई करेगा, खाना बनाएगा, बर्तन धोएगा, कपड़े धोएगा, ये सारी चीज़ें जब आपका स्लेव कर रहा है तो इन सारे काम करने में जो आपका टाइम ज़ाया होना था, जो फिलोसोफर का टाइम ज़ाया होना था, सोची पढ़ी लिखी क्लास का टाइम ज़ाया होना था, वो टाइम ज़ाया होने को, और वो उसी टाइम के अंदर क्या करेगा, अपना जो डोमेन है नॉलेज की उसको एक्सपाउंड करेगा, उसको बढ़ाएगा, उसको एक्सटेंड करेगा। तो यहीं से हमारे पास नैरेटिव आते हैं कि आपका जो लेयर टाइम है वो अबंडेंट हो जाएगा एक फिलोसोफर के पास इफ़ ही इज़ कीपिंग अ स्लेव। अगर उसके पास एक स्लेव है तो उसके पास जो टाइम है काम करने का, पढ़ने का, लिखने का, सोचने का, समझने का, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट हमारे पास है, स्लेवरी इज़ एक्सपीडियंट एंड राइट। तो उसने कहा जनाबे वाला कि जिस तरह एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के बगैर आप एक अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसी तरह जो ग्रीक्स हैं वो एक स्लेव के बगैर अच्छी फ़िलासफ़ी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो स्लेवरी हमें चाहिए, ग्रीक्स को चाहिए। नंबर 1, ग्रीक जो स्लेव्स हैं शुड बी नेचुरली इन्फीरियर टू देयर मास्टर्स। जो स्लेव्स हैं दे शुड बी इन्फीरियर टू देयर मास्टर्स। किसी भी स्लेव को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने मालिक के बराबर बैठे। दे आर द इन्फीरियर इंटेलेक्चुअली, तो दे आर देयर टू सर्व देयर मास्टर्स। नेक्स्ट बात वो करता है, द ग्रीक आर फ्री बॉर्न पीपल एंड हैड इनबॉर्न हेटेड टूवर्ड्स द लेबर। कि ग्रीक जो है वो क्योंकि फ्री बॉर्न थे, उन्होंने अपने आप को कहा हम वो फ्री बॉर्न है, और इसी वजह से वो उनके अंदर एक कुदरती तौर पर नफरत थी लेबर के साथ। वो काम करना उनको पसंद ही नहीं था, मतलब खाना बनाना, सफाइयाँ करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, ये सारे काम उनको पसंद ही नहीं थे, जिसकी वजह से वो कहते थे हमें स्लेव्स की ज़रूरत है। वी हैव इनबॉर्न हेटेड टूवर्ड्स द लेबर। उसके बाद बात की जाती है कि जनाबे वाला जो आपके फ्री बॉर्न सिटीजन्स हैं किसी भी स्टेट के, डल, मोनोटोनस, वीक एंड लीव्स, तो उनके जो है आपने उनको जो है एक लेबर जो है वो बना देना है। तो मैनुअल लेबर मेक द माइंड ऑफ द फ्री बॉर्न सिटीजन्स ऑफ द स्टेट डल। कि आपकी जो लेबर है, अगर एक इंटेलेक्चुअल पर्सन एक लेबर परफॉर्म कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब कि कपड़े भी धो रहा है, सफाइयाँ भी कर रहा है, तो उसकी वजह से उसका जो दिमाग है ना वो डल हो जाएगा। उसकी सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगी, और वो इतना अच्छा सोच समझ नहीं कर सकेगा, वो नई नई फिलासफीज नहीं दे सकेगा जो उससे एक्सपेक्ट एज अ सोसाइटी मेंबर हम करते हैं। उसके बाद बात है स्लेवरी इज गुड बिकॉज द स्लेव गेट्स द डेरिवेटिव विर्चूज ऑफ द मास्टर्स। स्लेव्स का फायदा है कि वो स्लेव्स रहें, क्यों? वो जो मास्टर है क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, हु हैज़ गुड मॉरल वैल्यूज़, जो है उसके अंदर चीज़ों को परखने की, समझने की सलाहियतें मौजूद हैं। तो यहाँ से ही जो आपका स्लेव है जब वो उसके अंदर रहेगा तो वो भी अपने मास्टर की जो सलाहियतें हैं वो अटेन करना शुरू कर देगा। हो सकता है वो भी पढ़ना लिखना शुरू कर दे, हो सकता है वो भी जो है डेरिवेटिव विर्चूज़ अटेन करना शुरू कर दे, जिससे आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारी बेटरमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द स्लेवरी शुड नॉट डील विद द स्लेव्स आर्बिट्रेरली एंड हार्शली। आपका जो मास्टर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्लेव्स को बराबरी के हकूक दे, उसको डांट डपट ना करे, प्यार से समझाए, चीज़ें उसके जिम्मे लगाए, स्केड्यूल दे उसको प्रॉपरली, और उसको जो है मतलब हार्शली और मतलब कि एक नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर उसने एक मास्टर ने अपने स्लेव को डील नहीं करना। और उसके बाद अगर आप वॉर में जाते हो, वॉर के एंड के ऊपर जो आपके पास स्लेव्स आते हैं, तो आपने देखना है कि अगर तो वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं आपसे, तो फिर आपने उनको स्लेव नहीं बनाना, आप उनको आज़ाद छोड़ दो अपनी रियासत के अंदर। अगर वो इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर हैं तो फिर आप उनको अपना गुलाम बनाकर रख सकते हो, देन यू आर अलाउड टू हैव देम एज स्लेव्स। दिस इज़ द जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी गिवन बाय द अरिस्टोटल। और इसके बाद जो हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है जस्टिस प्रॉपर्टी का, कि जो प्लेटो ने कहा था कि जनाबे वाला हम प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रह सकती। हमारी जो फर्स्ट 2 क्लासेस हैं, मतलब कि हमारा फिलोसफर किंग और हमारी जो मिलिट्री क्लास है, रीज़न और ब्रेवरी, वो जनाबे वाला नहीं रख सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी को। यहाँ पे अरिस्टोटल जो है वो निगेशन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉपर्टी रखो बगैर एक बंदे से जो है उसकी फुल लेवल के ऊपर जो है फंक्शनिंग प्रोवाइड कर सको। तो यहाँ पे वो कहता है कि जनाबे वाला देर आर अगेन 7 to 8 पॉइंट्स जिसके ज़रिए वो जस्टिफाई करता है किसको, आपकी प्रॉपर्टी को। तो कहता है कॉमनिज्म इज़ नॉट समथिंग वी डिज़ायर फॉर, कॉमनिज्म वुड नॉट बी एबल टू गिव अस बेनिफिट्स। क्योंकि क्या करती है कि सोशलिज्म जो है वो एक कंपटीशन को ख़त्म कर देती है। आपको जब पता है इक्वल वेजेस हैं, आपको जब पता है कि आपका फिलोसफर किंग इतना पढ़े 50 साल,
तो उसके बाद भी जाके वो ना फैमिली रख सकता है और ना ही प्रॉपर्टी रख सकता है, तो फिर 50 साल वो पढ़ेगा क्यों? वो तो पहले टेस्ट में फेल होकर इकोनॉमी क्लास में चला जाएगा, जहाँ पे पैसे कमाएगा, फैमिली भी रख सकेगा, प्रॉपर्टी भी रख सकेगा। तो फिर आपकी मिलिट्री के अंदर और फिलोसफर किंग में कौन जाएगा? कहते तो ये तो मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आपकी जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है उसको प्रिवेल कर सको। नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कि प्रॉपर्टी जो है नेचर्स ओन वे ऑफ इक्विपिंग मैन टू एक्वायर इट, कि नेचुरली इंसान की जो है अंदर ये चीज़ रख दी गई है कि ही इज़ ऑलवेज इन परसूट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, कि हमेशा उसको चाहिए क्या? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स चाहिए और उसको प्रॉपर्टी चाहिए। वो चाहता है कि मैं ये चीज़ें अटेन करूँ। तो यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द नेचर एंड दिस इज समथिंग ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप फिलोसफर किंग को और मिलिट्री क्लास को कहें कि यू कैन नॉट हैव द प्रॉपर्टी एंड फैमिली। तो उसके बाद बात करते हैं, इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर फर्दर प्रोग्रेस। आप जब किसी को रिवॉर्ड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ, तो वो क्या करता है? उसके अंदर एक जो है प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट करने की एक लालच क्रिएट होती है। आपने उसको रिवॉर्ड दिया, आपने उसको कुछ रिजल्ट दिया, तो ही हैज़ द इनबॉर्न डिज़ायर टू डू बेटरमेंट, टू अटेन परफेक्शन, टू गो टूवर्ड्स बेटरमेंट। तो यहीं से जो है, अगर आपको कह देंगे कि जनाब नहीं आप जो मर्जी करें, हम तो आपको प्रॉपर्टी भी नहीं दे रहे, फैमिली भी नहीं दे रहे, तो ऑब्वियसली वो फिर कहाँ मेहनत करेंगे? जब आप उनको रिवॉर्ड देंगे तो उस रिवॉर्ड के लालच के अंदर जो है इंसान प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ जाता है। उसके बाद जनाब वाला एक्सचेंज ऑफ गुड इज़ डिज़ायरेबल। जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, लेन देन, बार्टर सिस्टम चलता था उस दौर के अंदर। तो बार्टर सिस्टम क्या करता था? लोगों को सारी ज़रूरियात को पूरा करता था। वो कहता है आप बग़ैर प्रॉपर्टी के, आप बग़ैर फैमिली के कैसे एक सिस्टम को चला सकते हैं? वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उनका खाना बनाना, उनकी चीज़ों को करना, फिर जो इमोशंस हैं उनको सूदिफाई करना, वो कैसे आप कर सकते हो इफ़ यू आर नॉट गिविंग मनी एंड प्रॉपर्टी एंड फैमिली टू द फिलोसफी, टू द फिलोसफर क्लास एंड द मिलिट्री क्लास। तो कहते हैं दिस इज़ ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप ये चीज़ें दिए बगैर जो है अपनी सोसाइटी को, अपनी स्टेट को आगे लेकर जा सको। तो एक्सचेंज ऑफ गुड इज़ नेसेसरी। उसके बाद इम्प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ कम्युनिज्म इज इन प्रॉपर्टी विल नॉट अफोर्ड एनी इंसेंटिव एंड ड्राइव फॉर फर्दर एफर्ट। कि आप जब कम्युनिज्म का निज़ाम ले आओगे तो आपने एफर्ट को, कंपटीशन को ही ख़त्म कर दिया। कोई लोग भी कंपटीशन, पता है कि यार मैं जितना मर्जी काम कर लूँ, मुझे मिलने ही इक्वल वेजेस है उसी बंदे के, तो मैं अमीर कैसे होऊंगा? जब वो अमीर नहीं हो सकता तो वो कैसे नित नई चीज़ों की तरफ जाएगा, नित नई ईजादात करेगा? वो नहीं करेगा चीज़ों को, सॉरी। उसके बाद इंस्टेड ऑफ पुटिंग इन एफर्ट, आपने कंपेटिटिव स्ट्रगल लेकर आनी है। अब यहाँ पे जो 2-3 पॉइंट हैं वो नेगेटिवली पोर्ट्रे करता है आपका अरिस्टोटल। वो कहता है कि आपने जो है कम्युनिज्म को ख़त्म करना है ताकि आप एक स्ट्रगल फॉर द वेल्थ एंड फॉर द प्रॉपर्टी अटेन कर सको। और जब आप एक स्ट्रगल, एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट दोगे एक सोसाइटी के अंदर, तो आपकी सोसाइटी खुद ब खुद प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉफिट है, यही अल्टीमेट एम है आपकी सोसाइटी का। तो आप जब जब अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं विदाउट एनी हर्डल, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द स्टेट, तो ऑटोमेटिकली यू विल सी ह्यूज एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन द नेशन। और लास्ट पॉइंट है कि जनाबे वाला, अ मैन हैविंग प्राइवेट प्रॉपर्टी मस्ट नो हाउ टू मैनेज इट। कि आपने लोगों को बताना भी है कि अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके पास फैमिली है, तो आपने उस फैमिली की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, उनको राइट्स कैसे देने हैं, और कैसे आपने परसू करना है उन वेज को जिसके तहत क्या है आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बाद उनको प्रिजर्व भी कर सको, अपने पैसे को जो है अपने कंट्रोल में भी रख सको, उसको एफिशिएंटली मैनेज भी कर सको। तो दीज आर द मेजर पॉइंट्स ऑफ अरिस्टोटल्स जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यही 3 मेजर क्वेश्चन हैं जो हमारे CSS या PMS के अंदर जो है वो पूछता है हमारा एग्जामिनर, और इसी के गिर्द जो है उसकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रिवॉल्व अराउंड कर रही होती हैं कि हाउ, मतलब कि प्लेटो जो है वो ही जस्टिफाइड द प्रॉपर्टी, हाउ ही जस्टिफाइड द स्लेवरी, वाई इज ही नोन एज द फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस, वाई ही इज कंसिडर्ड एज द वन हु गिव द रियलिज्म अ न्यू राइज इन द वर्ल्ड, और क्यों और जो अरिस्टोटल ने टाइप ऑफ गवर्नमेंट दी उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। तो ये मेजर सवाल हैं जो कि बन सकते हैं इस टॉपिक से। आई होप आई वॉज वेरी लाउड एंड क्लियर, इट would help you a lot in the coming papers. Thank you so much. This is Fraz Ahmed from NS Competitive Hub. Keep watching, keep supporting. Allah Hafiz.